हेलो एवरीवन। तो आज हमारा टॉपिक है रिसर्च मेथड। तो इसे शुरू करते हैं। इससे पहले बता दे रहा हूँ कि ऑलरेडी हमारा चैप्टर 2 का कंटेंट खत्म हो चुका है। अब जो हम थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है रिसर्च मेथड, ठीक है ना। और उसके ये सारे टॉपिक्स हैं। दो तीन बात मैं छोटी छोटी बातें हैं मैं बता दे रहा हूँ। जैसे कोई व्यूअर्स हैं वो कोई वीडियो देखते हैं और वहीं से शुरू करते हैं। इसे लाइन वाइज देखिए आप, ठीक है ना। यानी जैसे वीडियोस अपलोड हुए हैं, जैसे प्लेलिस्ट में वीडियोस हैं, आप वैसे ही देखिए। तो आपके लिए चीज़ें काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगी, ठीक है ना। अगर आप बीच से देखते हैं, वहीं से देखना शुरू करते हैं, तो शायद आपको कुछ चीज़ें समझ में ना आए। इसीलिए आप चैप्टर 1 से शुरू कीजिए। उससे पहले दूसरा एक वीडियो है सिलेबस वाला, जिसमें मैंने डिटेल से सिलेबस एक्सप्लेन किया है। उसे भी आप देखते चलें कि हाँ, उस अकॉर्डिंग हमारा कितना चैप्टर कंप्लीट होते जा रहा है, कोई टॉपिक छूट तो नहीं रहा है, या कुछ इसमें मुझे एक्स्ट्रा जानना है तो मैं एक बार सर से पूछ लूँ, ठीक है। तो ये दो चीज़ों का ध्यान रखें आप। जहाँ से शुरुआत हुई है वीडियोस की वहीं से आप देखें और लाइन में देखें, ठीक है। इनफैक्ट मैंने टेलीग्राम पे जो पीडीएफ भी डाल रखा है वो उसी लीनेज में डाल रखा है, ठीक है ना। टेलीग्राम पे भी जो आपको पीडीएफ मिलेगा, जैसे जैसे लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं वैसे वैसे ही पीडीएफ डाली हुई है, ठीक है। तो इस चीज़ का प्रॉपर ध्यान रखें और सिलेबस भी देखते रहें। सिलेबस को आप कहीं लिख लें, उस अकॉर्डिंग ही आगे बढ़ रहे हैं। और अपना कमेंट भी आप डाल दीजिएगा। मैंने बोला है कि पेपर 1 और फिर पेपर 2, ये दोनों की अलग अलग प्लेलिस्ट रहेगी। पेपर 1 का सिलेबस इसमें डिस्कस है, पेपर 2 का सिलेबस पहले उसमें डिस्कस होगा, फिर हम उसमें लेक्चर्स पढ़ेंगे। उसके बाद आप बता सकते हैं कमेंट करके ये कि आपको कौन से स्टैंडर्ड बुक का मतलब लेक्चर्स चाहिए, ठीक है ना। मैं 3 नाम लिख दे रहा हूँ। हरलम्बस, दूसरा है रिट्जर, और तीसरा है नितिन सांगवान, ठीक है। जिसका भी आप बोलेंगे मैं उसी का लेक्चर्स पहले डालूंगा, ठीक है। तो आप कमेंट कर देना। चलिए देखते हैं। तो चैप्टर 3 में हमें क्या क्या पढ़ना है। अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च मेथडोलॉजीज। दूसरा है टाइप ऑफ रिसर्च मेथड्स। डाटा कलेक्शन के बारे में पढ़ना है, सैम्पलिंग क्या होता है, स्केड्यूल, कंटेंट एनालिसिस, इंटरव्यू, क्वेश्चनर, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा देखना है। और लास्ट हो जाएगा हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च मेथडोलॉजी, ये हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ मैंने इसलिए टॉपिक दे दिया है आपका, अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च मेथडोलॉजीज। अब जैसे हम सुनते हैं कि सोसाइटी में क्या है, लॉ गवर्न होते हैं और इसे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगस्त कॉम्ते ने बोल रखा है, उन्होंने अपनी थ्योरी दे रखी है सोशल फिजिक्स, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप से हम उसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब जो ये लॉ गवर्न वाली बात है, ये सोसाइटी के कुछ लॉज हैं, इसको एक छोटे से रूप में, ये सब टॉपिक्स आगे ब्रॉडली हमें पढ़ना है इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा देते चल रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो अब उसी सोसाइटी में ही एक छोटा सा पार्ट हो जाता है फैमिली का। अब आप भी एक फैमिली में रह रहे हैं, उस फैमिलीज के कुछ लॉज होते हैं, रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, कुछ फ्रीडम्स होती हैं, ठीक है। तो फैमिली को ऐड करना मीन्स सोसाइटी का ही पार्ट है। अगर इसमें हम ऐड करते हैं तो हमें समझ में आ रहा है कि हाँ, सोसाइटी के कुछ लॉज हैं, ठीक है ना। सोसाइटी के लॉज हों या फैमिलीज के लॉज हैं, फैमिलीज भी क्या है, सोसाइटी के अंदर इंक्लूडेड ही है। तो इससे हमें समझ में आता है कि हाँ, सोसाइटीज में कुछ लॉज है और उस लॉज के ही अकॉर्डिंग सोसाइटी चलती है, ठीक है। चलिए, अभी हमारा टॉपिक है रिसर्च। रिसर्च क्या है? सर्च ऑफ नॉलेज, ठीक है। साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक सर्च। साइंटिफिक का मतलब क्या हो गया, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होना चाहिए। और सिस्टमेटिक अप्रोच या सर्च का मतलब क्या हो गया, प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो होनी चाहिए और टॉपिक थोड़ा साइंटिफिक होना चाहिए, ठीक है। ये है हमारा रिसर्च का मीनिंग। अब आगे देखते हैं, थोड़ा रिसर्च के बारे में और पढ़ लेते हैं। डिफाइनिंग, रीडिफाइनिंग प्रॉब्लम्स, हाइपोथेसिस, सजेस्टेड सॉल्यूशंस, कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इवेल्युएटिंग द डाटा, उसी को हम रिसर्च कह देते हैं, ठीक है। डिफाइन हो सकता है किसी और ने डेफिनेशन दे रखा हो, उसको हम दोबारा भी मतलब अगर उसको पूरी तरीके से अगर किसी ने डिफाइन कर दिया, उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम छूट गए हैं तो हम कोई और प्रॉब्लम उठा के उसको डिफाइन कर सकते हैं। हाइपोथेसिस देंगे, कोई सॉल्यूशंस हम सजेस्ट कर सकते हैं। डाटा कलेक्ट करेंगे, उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, यानी कंक्लूजन निकालेंगे उस डाटा से। यही क्या कहलाता है, रिसर्च कहलाता है। एग्जाम्पल, डरकाइम सुसाइड को क्या किए, पहले डिफाइन किए। हाइपोथेसिस, डाटा कलेक्ट किया होगा पुलिस स्टेशन से, ठीक है, और फिर उन्होंने
कंक्लूजन दिया कि कौन ज़्यादा सुसाइड करता है, रिच करते हैं, पुअर करते हैं, मेंस करती हैं, वुमेन्स करते हैं, गर्मियों में ज़्यादा होता है, सर्दियों में ज़्यादा होता है। तो ऐसे रिसर्च होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेकिंग डिडक्शन एंड रिएक्ट सॉरी रीचिंग कंक्लूजन। ठीक है ना, तो डिडक्शन हम करते हैं और फिर कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। ठीक है, डिडक्शन में यहाँ दो टेक्निक्स हो जाते हैं हमारे। एक होता है इंडक्टिव जो कि फैक्ट बेस्ड होता है, डिडक्टिव जो कि ऑब्जर्वेशन बेस्ड होता है। अगर इसके नीचे भी मैं लिखना चाहूँ तो ये सब आप पढ़ चुके हैं, इसीलिए देखिए जो इसीलिए मैंने बोला ना वीडियोस को लाइन से आप देखेंगे तो क्या है, जो आपका बेसिक्स बनते जा रहा है अब उसके ऊपर और भी एडवांस लेयर आते जाएंगे। ठीक है ना, आप वीडियोस को कहीं से भी देखेंगे तो शायद आपके समझ में ना आए। ठीक है, इसलिए रिक्वेस्ट है आप फर्स्ट लेक्चर से ही देखें। आप कभी भी, अभी तो ये नया नया चैनल बना ही है तो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कोई भी वीडियोस देख के आप अगर आ भी जा रहे हैं तो आप शुरुआत से देखें। ठीक है, तो फैक्ट्स है तो ये किसकी किसके लिए हो जाएगा, ज़्यादातर इसे कौन यूज़ करते होंगे, पॉजिटिविस्ट लोग। और ऑब्जर्वेशन बेस्ड यानी इसे ज़्यादातर लोग कौन यूज़ करते होंगे, नॉन पॉजिटिविस्ट। ठीक है, जो कि वो ऑब्जर्व ज़्यादा करते हैं। कंक्लूजन पर रीच करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसे लेबोरेटरी में चेक करना होगा। बट सोशियोलॉजी का कोई लेबोरेटरी तो होता नहीं है, साइंस का होता है। तो बोल रखा गया है कि इन सोशियोलॉजी सोसाइटी ही क्या है, हमारी लेबोरेटरी है। ठीक है, जैसे बच्चा एग्जाम के टाइम पे फियर करता है या नहीं, तो इसे हम किसी लेबोरेटरी में जाके चेक नहीं करेंगे, इसे हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। 10 बच्चों का ग्रुप ले लिया, अब वो एग्जाम देने जा रहे हैं, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो फियर कर रहा है या नहीं, उसके हाथ कांप रहे हैं, उसके सिंबॉलिक इंटरेक्शन को हम देखेंगे, फेसेस पे कैसे एक्सप्रेशंस बने हुए हैं। ठीक है, बाद में हम फीडबैक ले सकते हैं कि तुम्हें फियर हुआ है नहीं, वो बार बार पानी पी रहे हैं, कुछ देर वेट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों से हम ऑब्जर्व करके बता सकते हैं कि हाँ बच्चा फियर में था या नहीं था। चलिए आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ नोइंग रिसर्च मेथोडोलॉजी। क्या क्या इंपॉर्टेंस है, फर्स्ट है नॉलेज प्रोवाइड्स गुड ट्रेनिंग टू द न्यू वर्कर्स। ठीक है, पहले पूरा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं फिर मैं बताता हूँ ये क्या है। इनेबल्स हिम टू डू बेटर रिसर्च, इट हेल्प्स टू डेवलप डिसिप्लिन थिंकिंग, ऑब्जर्व द फील्ड ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी अगर गोल है तो, और ये जानते हैं हम कि पॉजिटिविस्ट में ज़्यादा होता है। ठीक है, सो हो क्या रहा है कि जो आपके पास नॉलेज है, ठीक है ना, अब उस नॉलेज के बेस पे अगर आप रिसर्च करेंगे, जो नए लोग होते हैं, जो नए लोग रिसर्च करते हैं तो बेटर रिसर्च होगा। अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है और आप रिसर्च फील्ड में उतर जाएंगे, इसलिए जो पीएचडी करते हैं, पीएचडी क्या है, एक तरीके का रिसर्च ही है। तो इसमें होता क्या है, पहले आप ग्रेड में पढ़ाई करते हैं, फिर मास्टर्स में पढ़ाई करते हैं, और मास्टर्स में ही थोड़ा बहुत आपको सिखाया जाता है कि रिसर्च करना कैसे है। बाद में आप पीएचडी में अपना रिसर्च करते हैं, थीसिस वगैरह लिखते हैं और सबमिट करते हैं। 2 या 3 करना रहता है, मुझे प्रॉपर नंबर याद नहीं है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अलग अलग रूल्स हैं। ठीक है, तो इससे आप क्या कर सकते हैं, बेटर रिसर्च कर सकते हैं जब आपके पास प्रॉपर नॉलेज है। ठीक है, फिर मेथड का आप यूज़ करते हैं और रिजल्ट लेके आते हैं, तो चांसेस है कि एक्यूरेट होगा क्योंकि आपने नॉलेज अच्छा खासा ले रखा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हेल्पफुल इन वेरियस फील्ड, जैसे गवर्नमेंट हो गए, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, सोशल वर्क, कम्युनिटी डेवलपमेंट, इन सब में इसका रिसर्च का यूज़ होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने एक दे दिया है, कोविड-19 में किन लोगों को किस तरीके की परेशानी हुई, अगर ऐसा हम क्वेश्चन बना दें तो गवर्नमेंट को डाटा मिल जाएगा कि हाँ लोगों को इन इन चीज़ों के लिए परेशानी हुई है, तो गवर्नमेंट उस हिसाब से चीज़ों में चेंज ला सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इनेबल अस टू मेक इंटेलिजेंट डिसीजंस। अब जैसे किसी टॉपिक पर रिसर्च हुआ है तो हम इस फैक्ट पर अच्छे डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है ना, जैसे मान लो सुसाइड का ही मैं एग्जांपल ले ले रहा हूँ, 10th का भी हमने ले लिया डाटा, 12th का भी डाटा ले लिया। अब हमें पता चल रहा है कि मान लो 12th के बच्चे ज़्यादा सुसाइड कर रहे हैं, एग्जाम्पल है। तो अब हम इससे क्या कर सकते हैं, प्रॉपर डिसीजन ले सकते हैं, या कोई एक छोटा मोटा क्लास चला सकते हैं, सेमिनार चला सकते हैं 12th के बच्चों के लिए कि जब भी आपको ऐसे ऐसे थॉट्स आ रहे हैं तो आप एक बार फैमिली से मिल लीजिए, फैमिली गैदरिंग कीजिए, सीनियर से मिलिए, या कोई टोल फ्री नंबर है यहाँ पे फ़ोन करके बात कर लीजिए। तो क्या हुआ, जब हमने डाटा लिया यानी रिसर्च किया, तो रिसर्च करने पे हमें पता चला कि 12th के बच्चे ज़्यादा सुसाइड कर रहे हैं, तो उस बेसिस पे हमने कुछ इंटेलिजेंट डिसीजन लिए जिससे क्या हो, ये सुसाइडल कम हो। ठीक है, या फिर जनरली मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ जो कि थोड़ा बहुत रियलिटी से भी मैच करता है, आप भी जानते हैं 10th के बच्चे जब पास आउट होते हैं तो फिर साइंस कॉमर्स ये सारी चीज़ें लेते हैं, और जो इसमें फेल हो जाते हैं, जो कि बहुत कम होता है अब,
पहले ज़्यादा बच्चे फेल होते थे, इसलिए पहले सुसाइड्स भी ज़्यादा होते थे, तो फेल अब बहुत कम लोग करते हैं। तो ऐसा कोई दिक्कत 10th में दिखता नहीं है। 12th में क्या है, फिर वो एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या 12th में फेल हो जाते हैं, ठीक है, थोड़े बड़े होने लगते हैं तो और भी कुछ कुछ मैटर्स होते हैं उनके, फिर से आईआईटीज वगैरह ये सब के वजह से इन प्रेशर्स में आके भी वो सुसाइड कर लेते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, 12th में ही 2 4 या 5 क्लास ऐसे चला सकते हैं कि आगे लाइफ के प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करना है, ठीक है। या कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को भी बोला जा सकता है कि ऐसा रेगुलेशन बनाया जा सकता है कि जहाँ पे भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी हो रही है वहाँ पे भी 2 4 लेक्चर्स ऐसे दिए जाएं कि लाइफ के प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करना है। तो इससे क्या होगा, अब रिसर्च होगा तभी ना हमें पता चलेगा कि कितना सुसाइड हो रहा है, तो इस पर हम सॉल्यूशन निकालेंगे। तो इसीलिए रिसर्च इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे पॉइंट्स मिल जाएंगे हमें, प्रॉस क्या है कॉन्स क्या है, तो उस हिसाब से हम इंटेलिजेंट डिसीजंस ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनेबल्स हिम टू टेक रैशनल डिसीजन, ठीक है ना, यानी लॉजिकल डिसीजंस, ठीक है। जैसे डरकाइम की थ्योरी पे हमने देखा कि ज़्यादा आइसोलेशन होगा तो सुसाइड ज़्यादा होंगे, ठीक है। डरकाइम की ही ये आइसोलेशन वाली बात ही मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे नाम तो याद नहीं आ रहा है, जर्मनी के कोई पर्सन थे, वो एक केव में गए थे, ठीक है, याद आ जा रहा है तो ये कहानी सुना दे रहा हूँ। ऐसे भी आप लोगों को कहानी सुनना काफ़ी पसंद है। तो वो केव में गए, उनका ये कहना था कि टाइम कैसे बीतता है ये जानना था उन्हें, या आइसोलेशन में आदमी कैसा होता है ये जानना था उन्हें, ये सब कुछ कुछ उनके पॉइंट्स थे। तो वो नीचे केव में चले गए, स्लीपिंग बैग था, खाने पीने की चीज़ें थी, घड़ी नहीं थी, ठीक है। तो लेकिन वो क्या होने लगे, उनका जो ब्रेन का मेमोरी था वो डेटोरिएट होने लगा, ठीक है। ब्रेन मेमोरी क्या होने लगा, वो थोड़ा पागल जैसा होने लगे। दूसरी चीज की क्या थी कि टाइम नहीं पता, क्योंकि उनको सन, ये जो केव था ना, यहाँ पे सन की रोशनी नहीं पता चल रही थी, ठीक है। तो धीरे धीरे इनको टाइम इनके लिए स्लो हो गया, क्योंकि हम लोग के लिए माइंड क्या होता है ना, जैसे हम लोग अभी एक सर्कैडियन जो रिदम कहते हैं वो हमारा सेट है क्लॉक के हिसाब से, 5 बजे उठ जाना है, 5 बजे सुबह हो जाती है, हम देख लेते हैं, तो ये सेट हो गया है हमारे दिमाग में। इनको लाइट मिल ही नहीं रही थी, तो इनका दिमाग ये बोल रहा है कि 48 आवर्स में ही इनको ऐसा लग रहा है कि अभी एक दिन पूरा हुआ है, ठीक है, क्योंकि कोई वॉच नहीं है, कोई लाइट नहीं दिख रही है, हर समय अंधेरा अंधेरा है, ठीक है। तो एक तो ये मेमोरी इनका डिटोरिएट हुआ, ये मैडनेस आ रहा था इनके अंदर, ठीक है। 48 आवर्स में इनको लग रहा है कि एक डे ही पूरा हो रहा है, तो ये सब कुछ कंक्लूजन निकला। तो आइसोलेशन इसीलिए कहा जाता है कि वी आर सोशल बीइंग, ठीक है ना, ह्यूमन बीइंग आर सोशल बीइंग। तो हमें सोशल रहना है, हाँ सोशल नेटवर्किंग ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, लेकिन सोशल रहना है, बातचीत करनी है। अगर आप ज़्यादा आइसोलेट हो गए तो डिफरेंट तरीके, इतने सारे थॉट्स आने लगेंगे माइंड में, अगर आप उनको प्रॉपर एनालाइज कर पा रहे हो तब तो ठीक है, अगर एनालाइज नहीं कर रहे हो तो वही धीरे धीरे मैडनेस का कारण बन जाता है, ठीक है। तो डरकाइम की थ्योरी पे हम ये बोल सकते हैं कि आइसोलेशन ज़्यादा होगा तो सुसाइड्स बढ़ेंगे। तो क्या हुआ, क्योंकि ये चीज़ पे रिसर्च ऑलरेडी हो चुका है सुसाइड वाले थ्योरी पे, इस बेसिस पे हम बोल रहे हैं कि लोगों को आइसोलेट नहीं होना चाहिए। या मैंने ये जो केव वाली थ्योरी सुनाई, इसमें भी क्या निकला कि भाई ज़्यादा आइसोलेट हो गए तो तुम्हारी जो ब्रेन की कैपेसिटी है, जो मेमोरी पावर है, वो डेटोरिएट होता है, धीरे धीरे थोड़ी मैडनेस आने लगती है, ठीक है। तो आइसोलेट नहीं होना है। तो ये दो रिसर्च से हम बोल सकते हैं कि हाँ आइसोलेट होना। तो ये कब आया, जब हमने प्रॉपर रिसर्च किया, ठीक है। तो रिसर्च से हमें लॉजिकल डिसीजंस लेने में हेल्प मिलती है, रैशनल डिसीजन हम ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब जो डाटा, जो रिसर्च होता है उसका डाटा के बारे में है, और ये सब हम आप लोग या तो प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं या जानते होंगे। एक होता है हमारा मैक्रो लेवल पे, एक होता है हमारा माइक्रो लेवल पे। मैक्रो लेवल पे क्या है, जब हम होल सोसाइटी को देखते हैं। माइक्रो लेवल पे क्या है, जब हम इंडिविजुअल मैनर में देखते हैं, ठीक है। इसमें भी आपको पता है ये होल सोसाइटी वाली जो चीज़ है ये पॉजिटिविस्ट करते हैं। अब ये सब आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये सब मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। इंडिविजुअल अप्रोच लेके कौन चलता है, नॉन पॉजिटिविस्ट, आई मी माई सेल्फ की बात करता है, मीड जो है। अब इसमें कुछ कुछ थ्योरी आ जाती है, इंडक्टिव थ्योरी, डिडक्टिव, ये भी मैंने थोड़ा थोड़ा बता दिया, फैक्ट्स, और ये ऑब्जर्वेशन, ट्रायंगुलेशन, दोनों को मिला के होता है। ये है क्वांटिटेटिव, दूसरा है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव यानी साइंटिफिक, फैक्ट्स, डाटा, ये सारी चीज़ें होती हैं, इसके बेसिस पे हम थ्योरी बिल्ड करते हैं। क्वालिटेटिव में क्या आ जाता है हमारा, सिंबॉलिक इंटरेक्शन,
फीलिंग, इमोशन, माइंड, एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन, ये सारी चीजें आ जाती हैं। इधर क्या है, डाटा प्राइमरी हो सकता है या सेकेंडरी हो सकता है। प्राइमरी डाटा को ही हम रॉ डाटा कहते हैं, फर्स्ट हैंड डाटा कहते हैं, जो ओरिजिन से कलेक्ट हुआ हो। अच्छा, ये डाटा क्या होगा, एक्यूरेट होगा, रिलायबिलिटी ज़्यादा होगी, वैलिडिटी ज़्यादा होगी। सेकेंडरी डाटा को हम क्या कहते हैं, सेकेंड हैंड डाटा कहते हैं। बुक हो गया, मैगजीन हो गया, किसी गवर्नमेंट वेबसाइट से आपने डाउनलोड कर लिया, ठीक है, तो ये सेकेंड हैंड डाटा कहलाता है। ओल्ड डाटा है, यूज डाटा है, मैनिपुलेशन हो सकता है, बायसनेस हो सकती है, ऑब्जर्वेंस डिफरेंट हो सकता है, ठीक है ना। जैसे जो नज़रिया कहते हैं ना, कि जो सोशियोलॉजिस्ट थे उन्होंने इस चीज़ को इस तरीके से देखा, और मैं एक पर्सन हूं, मैं उस चीज़ को दूसरे तरीके से देख सकता हूँ, ठीक है, तो ऑब्जर्वेंस का डिफरेंस हो सकता है। प्राइमरी और सेकेंडरी में मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बता सकता हूँ, छोटा सा, जो आपको याद रहेगा हमेशा। याद क्या रखना है, जितनी दूरी बढ़ेगी, ठीक है, जितनी दूरी बढ़ेगी, ठीक है, उतना डाटा, अब सब कुछ ले लो उसमें, डाटा क्या होगा, एक्यूरेट कम होगा, रिलायबल कम होगा, वैलिडिटी कम होगी, ठीक है। और जितना पास आते जाओगे, जैसे एग्जांपल देता हूं, पहले एग्जांपल समझ लो। जैसे मान लो कोई यहाँ पे एक स्टूडेंट है, उसका अगर मैं एकदम उसको सामने बैठा के इंटरव्यू ले रहा हूँ, तो डाटा क्या होगा, ज़्यादा एक्यूरेट होगा, रिलायबल होगा, वैलिडिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। अब अगर यही चीज, यही सेम स्टूडेंट है, इसका मैं इंटरव्यू ले रहा हूं, लेकिन टेलीफोन पे ले रहा हूं, किस पे ले रहा हूं, टेलीफोन पे, तो ऐसा नहीं है कि एक्यूरेसी नहीं है, एक्यूरेसी होगी, बट इसके कंपैरिजन में इसकी एक्यूरेसी कम होगी, रिलायबिलिटी कम होगी, वैलिडिटी कम होगी। ये याद रहेगा, एक पॉइंट ये याद रखना है, जितना आप मेरे पास आते जाओगे, सामने में मतलब आते जाओगे, फेस टू फेस होगे, उतना डाटा जो होगा वो एक्यूरेट, रिलायबल, वैलिड होगा। जितना तुम मेरे से दूर जाते जाओगे, डाटा का एक्यूरेसी कम होगा, रिलायबिलिटी कम होगा, वैलिडिटी कम होगा, ठीक है। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका जानो इसी में, जितना तुम मेरे पास आते जा रहे हो, उतना बायसनेस का चांस बढ़ते जाएगा, बायसनेस का चांस क्या होगा, बढ़ते जाएगा। और जितना तुम मेरे से दूर जाओगे, उतना बायसनेस कम होगा। एक प्रॉपर एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप थोड़े बड़े बच्चे हो, इसलिए उस हिसाब से एग्जाम्पल दे रहा हूं कि आपके दिमाग में सेट हो जाए। जैसे मुझे किसी ने बोला कि आपको प्रॉपर सबका एजुकेशन लिखना है, कौन कितना पढ़ा लिखा है। अब तुम मेरे सामने हो, तो मान लो बहुत अच्छा सुंदर लड़का लड़की आ गया, पास तो वो दोनों 10th क्लास ही हैं, लेकिन मैंने लिख दिया ग्रेजुएशन, मुझे कौन क्रॉस चेक करेगा, क्रॉस वेरिफिकेशन तो होने वाला नहीं है। लेकिन तुम दोनों सुंदर सुंदर बस दिख रहे हो, मैंने तुम्हारा ग्रेजुएशन लिख दिया। अब यही इंटरव्यू, ये तो सामने सामने हो गया, फेस टू फेस हो गया, अगर ये टेलीफोनिक होगा, तो भाई मुझे तो नहीं पता है तुम सुंदर सुंदर दिख रहे हो, तो तुमने 10th बोला तो 10th ही लिखना होगा। तो क्या हुआ, तुम जैसे ही दूर गए, तो बायसनेस का मतलब क्या होता है, पक्षपाती होना। ये सुंदरता देख के मैं पक्षपाती हो गया, तो मैंने डाटा गलत दिया, बायस हो गया, मुझे जो चीज अच्छी लगी उस हिसाब से मैंने तुम्हें लिख के दिया। जैसे ही टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा, बायसनेस कम होगा। तो ये हमेशा याद रखना है, जितना डाटा पास आते जाएगा, मतलब जो पर्सन है वो पास आते जाएगा, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी बढ़ेगी। जितना दूर होते जाओगे, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी घटेगी। हाँ, जितना पास रहोगे बायसनेस बढ़ेगी, और जितना दूर जाओगे बायसनेस घटेगी। अब ये चीज तुम, ये तो इंटरव्यू लेने के तरीके हैं, ठीक है ना, डाटा कलेक्ट करने के तरीके हैं, आगे पढ़ना ही है हमें, अभी याद आ गया इसलिए बता दिया। अब जैसे प्राइमरी सेकेंडरी में ही देख लो, एक तरफ तुम मेरे सामने बैठे हो, तो डाटा क्या होगा, एक्यूरेट ज़्यादा होगा, रिलायबल ज़्यादा होगा, वैलिडिटी ज़्यादा हो गया। दूसरी तरफ मैंने कहीं वेबसाइट से डाउनलोड कर दिया, तुम्हारे ही बारे में दिया हुआ है, तुमसे ना मैं मिला हो ना जाना हो, तुमने उस इन्वेस्टिगेटर को क्या बताया है, मुझे क्या पता, अब झूठ बोला है सच बोला है, मुझे तो बस अब ये मैंने डाउनलोड किया है, लिखा हुआ है कि तुम ग्रेजुएशन पास हो, तो मुझे वही मानना होगा। तुम स्मोकिंग नहीं करते हो, मुझे यही मानना होगा, ठीक है। तुम्हारा बिहेवियर काफ़ी अच्छा है, मुझे यही मानना होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैंने डाउनलोड किया, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, जो फैक्ट्स दिए हुए हैं मुझे वैसे ही लिखने होंगे। समझ पा रहे हो, तो ये जितनी दूरी बढ़ी, तो एक्यूरेसी क्या हो गई, घट गई, रिलायबिलिटी क्या हो गई, घट गई, और वैलिडिटी क्या हो गई, घट गई। तो इसीलिए सेकेंड हैंड डाटा, ओल्ड डाटा,
यूज डाटा मैनिपुलेशन हो सकता है, बायसनेस हो सकती है। बायसनेस किसकी बात हो रही है कि अब जो तुम्हारा डाटा लिया होगा उसकी तुमसे बायसनेस हो सकती है, क्योंकि डाटा उसने कलेक्ट किया, मैंने कलेक्ट नहीं किया है, उसकी तुमसे कोई बायसनेस हो सकती है। और ऑब्जर्वेंस, अब उसने तुम्हारे अंदर क्या देखा है, क्या ऑब्जर्व किया है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। ठीक है ना, वो तो वही वाली बात है कि आपको बोला गया कि ये पिक्चर देखो और अपने शब्दों में लिखो। अब मान लो इसमें आदमी है, औरत है, पेड़ बने हुए हैं, कोई पेड़ के बारे में लिख रहा है, कोई चिड़िया के बारे में लिख रहा है, कोई वहां के मौसम के बारे में लिख रहा है, कोई एस्थेटिक व्यू के बारे में लिख रहा है, सबका ऑब्जर्वेंस अलग अलग है। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। बाद बाकी मैंने 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी, 10 मार्क्स। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिसर्च एंड एलोबरेट द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा, 10 मार्क्स। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेकेंडरी डाटा एंड व्हाट आर द क्रिटिक्स ऑफ सेकेंडरी डाटा, 10 मार्क्स। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है, आप लिख के रखेंगे। ठीक है, और आप ऐसे ही मुस्कुराते रहें, अपने दोस्तों को शेयर करें, अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आप ऐसे ही मुस्कुराते रहें और टेंशन ना लें। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।